तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणे दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, सुबह का वीडियो आपको मिल गया था। आई नो कि लेट मिला था, मैंने अपलोडिंग पे तो रात को 10 बजे ही लगा दिया था, बट यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल ही चला गया था और नेटवर्क आया मुझे 11-12 बजे के आसपास, वो भी वाईफाई से लेना पड़ा। तो इस वजह से वो आपके सामने लेट पहुंचा, वरना आपको पता होगा वीडियो में शायद मैंने टाइमिंग बताया भी था कि ये टाइम पे पहुंच गया, टाइम पे पहुंच जाएगा। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगी आगे से टाइम पे वीडियोस आते रहें। एंड आज बजे हैं, देख लीजिए, शाम के 4 और 5 बजे मुझे अपलोड करना है। तो ये 5 या मोस्टली 5:15 तक आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपलोडिंग में 15-20 मिनट लेगा और आ जाएगा, ठीक है, टाइम पे। तो दोस्तों, कल संडे है, आपको पता है। और अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो, वैसे मैं आपके जो भी क्वेश्चंस मतलब कमेंट्स आए हैं उनमें से ले लूँगी स्क्रीनशॉट, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे। और बाकी भी आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी कि 100% कोशिश रहेगी कि उसमें आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए। जो भी आपको क्वेरी है, चाहे आरएएस से रिलेटेड हो, इवन किसी ने मुझे ये भी पूछा है नेट की एग्ज़ाम कैसे पास करी है ना, या फिर किसी भी एग्ज़ाम से जिन जिन लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, तो वहाँ पे जाके भी आप अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस अगर मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिले और आप लोगों का ठीक ठाक क्वेश्चन मिले तो कल का सेशन वो ही रखा जाएगा, बिकॉज कल संडे है तो ऐसे वाले वीडियोज़ नहीं आएंगे। और हाँ, एक बात और, जिसको भी PDF डाउनलोड करनी होती है वीडियोज़ की डेली की, तो वो लोग टेलीग्राम पे मेरी आईडी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डेली PDF वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं दोस्तों। मिल्खा सिंह, आपको पता है कि मिल्खा सिंह का निधन हो गया है और पूरा देश उस वजह से शोक में है। और तो एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे हम सबको, जिन्होंने भी मिल्खा सिंह मूवी देखी है, भाग मिल्खा भाग देखी है, उनको हिस्ट्री पता होगी उनकी सारी। लेकिन बिकॉज़ इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का निधन हुआ है तो हमारे लिए उनके बारे में बात करना, चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के से भी। बिकॉज़ हमारे मेंस में स्पोर्ट्स अलग से लिखा हुआ है, तो हम बहुत से खिलाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि नाओमी ओसाका मानसिक तनाव से गुजरी थी, तो वो वाली रिपोर्ट है ना, और मिल्खा सिंह वाली ये जो रिपोर्ट है, मतलब ये जो न्यूज़ है, ये आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। बिकॉज़ हमारे स्पोर्ट्स मेंस में दिया हुआ है अलग से, तो स्पोर्ट्स में हम सभी प्रकार के खिताब पढ़ते हैं, खिलाड़ी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। बिकॉज़ ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी मेंस में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुराने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम रहती है और नए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ही ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो दोस्तों, मिल्खा सिंह को आपको पता है फ्लाइंग सिख कहा जाता है। भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद में शुक्रवार को उनका निधन हो गया। आपको पता है उनको मई में कोरोना हुआ था, और कोरोना से तो खैर उनको रिलीफ मिल गया था और डिस्चार्ज भी कर दिया गया था हॉस्पिटल से। उसके पश्चात उनका निधन हो गया है। तो कहा जा रहा है कि फिर से कोरोना एक बार एक्टिव हुआ था उनके शरीर में, और फिर से वो बुखार से और इनसे ग्रसित थे, और वेंटिलेटर पे ले जाने से तो घर वालों ने मना कर दिया था। बिकॉज़ 4-5 दिन पहले उनकी वाइफ का भी निधन हुआ था, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जूझने के बाद में शुक्रवार को निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। एक्चुअली दोस्तों, हुआ ये था कि मिल्खा सिंह तो कोरोना से सही हो गए थे और घर भी आ गए थे, लेकिन उनकी वाइफ जो है निर्मल कौर है ना, उनको कोरोना सही नहीं हुआ था और वो अभी हॉस्पिटल में थी। और 4-5 दिन पहले की ही बात है कि निर्मल कौर ने दम तोड़ दिया। निर्मल कौर भी हमारे उस टाइम की बास्केटबॉल जो टीम थी उसके दोस्तों कैप्टन रही हैं, वो भी एक प्लेयर थी। तो उसकी वजह से दम तोड़ दिया था। कहा जाता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था और उसके बिना जो मिल्खा सिंह है उनका रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसलिए दोस्तों कि जब फिर से उनके 2 दिन में ही, उनकी वाइफ की डेथ के बाद 2 दिन में ही उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर से दोस्तों उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। डॉक्टर ने बोला वेंटिलेटर पे रखना है, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। बिकॉज़ उन्हें पता था कि अपनी वाइफ के बिना ये ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे और उनकी ज़िंदगी को मशीनों के ज़रिए ज़्यादा लंबा खींचना सही नहीं है। तो अंततः उन्होंने
अंतिम सांस शुक्रवार को ली। और दोस्तों पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे और निर्मल कौर भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। साथ ही वह चंडीगढ़ के खेल निदेशक के पद पर भी रही थी। अब मिल्खा सिंह की बात करें दोस्तों, सबसे पहले 1958 में ओलंपिक्स में इतिहास रचे, मतलब सबसे पहले 1958 ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया, लेकिन दोस्तों उसमें कोई मेडल नहीं जीत पाए थे। बिकॉज दोस्तों ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कभी इनका कोई ऐसे वाला कोच नहीं था। एक छोटे से गांव के बच्चे थे और वहाँ से अपने आप ही भागना सीखा था। फिर जब सेना में ये भर्ती हुए तब लोगों ने इनकी प्रतिभा को जाना और तब फिर उनकी प्रतिभा आगे निखरी थी, है ना। तो 58 में तो कोई स्वर्ण पदक कोई पदक नहीं जीत पाए, लेकिन 1960 में दोस्तों फिर से ओलंपिक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 60 में उन्होंने फिर से ओलंपिक में भाग लिया और यही वह ओलंपिक है, ये शायद रोम ओलंपिक था, है ना। आप कंफर्म कर लेना, 60 का ओलंपिक था, शायद रोम में ही हुआ था, तो उसमें ये गए और ये उनकी जो काफ़ी चर्चित रेस रही दोस्तों। हालांकि मिल्खा सिंह कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये रेस फिर भी उनके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गई। पूछिए कैसे, देखिए इस रेस में फ्लाइंग सिख कांस्य पदक से चूक गए थे, मतलब जो 3rd लेवल का पदक होता है कांस्य, वो इनको नहीं मिल पाया था। चूक के मात्र 1 सेकंड से थे वो, है ना, लेकिन फिर भी कांस्य पदक से चूक गए थे। वे तब 4थे स्थान पर रहे थे, मगर उनका 45.73 सेकंड का ये रिकॉर्ड अगले 40 साल तक नेशनल रिकॉर्ड रहा है। ये दौड़ दोस्तों शायद मैंने स्टोरी इनकी पढ़ी, शायद 400 मीटर की दौड़ थी और 200 मीटर इन्होंने 45.73 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट कर ली। इतनी खतरनाक गति से दौड़े कि लोग इनको देखते रह गए और अगले 40 साल तक इनकी गति से कोई नहीं दौड़ पाया जिस 200 मीटर को इन्होंने अपनी गति से दौड़ा था, है ना। तो यही इनके नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो अगले 40 साल बाद में टूटा था, है ना। तो हालांकि ये पदक नहीं जीत पाए, लेकिन इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस रेस में 250 मीटर तक मिल्खा सिंह पहले स्थान पर भाग रहे थे, लेकिन इसके बाद में गति कुछ धीमी हो गई और बाकी के धावक उनसे आगे निकल गए। खासकर की बात यह है कि 400 मीटर की इस रेस में मिल्खा उसी एथलीट से हारे थे जिसे 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हराकर स्वर्ण पदक जीता था। मतलब दोस्तों 400 मीटर की रेस में 200 मीटर तक और 200 सवा 200 मीटर तक भयानक रूप से भागे और फिर अचानक से उनकी गति धीमी हो गई। और आपको पता है यहाँ पे सेकंडों का असर पड़ता है और दोस्तों फिर वो हार गए, मतलब 4th नंबर पे वो रहे और 3rd नंबर पे जो था उनको हराने वाला वो वही था जिसको उन्होंने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में खुद ने मिल्खा सिंह ने हराया था। और ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो ओलंपिक नहीं जीत पाए, लेकिन ओलंपिक में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अनेक सारे गेम, लगभग 80 प्रतियोगिताओं में, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल, है ना, और भी बहुत सारे जैसे कि खेल होते हैं, इनमें उन्होंने भाग लिया और लगभग 72 में इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। एक कहानी पाकिस्तान की होती है। एक बार पाकिस्तान में दोस्तों इंटरनेशनल एथलीट थी, तो जाने से मना कर दिया था मिल्खा सिंह ने कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है रहने वाले तो पाकिस्तान के ही थे, लेकिन फिर भी विभाजन के समय अपनी बहन के साथ में इंडिया आ गए थे, तो अपनी देश मतलब अपनी भूमि से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया था। बट नेहरू जी ने जब समझाया तो ये माने, और जब पाकिस्तान में ये गए थे तो एथलीट में मिल्खा सिंह का मुकाबला अब्दुल खलीक से हुआ। ये रेस आप लोगों ने देखी भी होगी, उस मूवी में दिखाया गया है। बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाते हैं जब वो मूवी हम देखते हैं, अब्दुल खलीक से जो रेस हो रही थी। वहाँ मिल्खा सिंह ने अब्दुल खलीक को हराकर इतिहास रच दिया था और इस जीत के बाद में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा था। तो दोस्तों ये सारी बातें, फ्लाइंग सिख का जो उपाधि भी इन्होंने ही दी थी, कि इन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन्होंने ही दी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको मिल्खा सिंह के बारे में याद रखनी है, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि इंटरव्यू में तो देखो पूछेंगे, ताज़ा क्वेश्चन है ना, तो 100% पूछने की संभावना है। लेकिन मेंस में दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का नहीं, 50 शब्दों का 5 नंबर का क्वेश्चन, मैं कह सकती हूँ कि 100% संभावना है इस बार मिल्खा सिंह पे पूछा जाएगा स्पोर्ट्स में से, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी है। और हाँ, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई उसके बाद में ट्विटर पे और सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल गया कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अभी तक इनको पद्मश्री प्राप्त हो चुका है, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो इनको दोस्तों
भारत रत्न से सम्मानित करने का भी ट्रेंड चला हुआ है। और जहाँ तक उम्मीद है कि इतना मतलब ज़ोरों शोरों से ट्रेंड चल रहा है, तो ऑफ कोर्स इनको ही भारत रत्न मिलना चाहिए इस बार। हमारे देश के इतने महान खिलाड़ी भी हैं। तो दोस्तों देखते हैं वो तो आगे क्या होता है, लेकिन इस बार इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों हमारे देश की पर्सनैलिटी है, अगर उनका इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, गौरव है हमारे देश का, उनका निधन होता है तो उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय टेली डेंसिटी सर्वे आया है। टेली डेंसिटी सर्वे का मतलब होता है टेलीफोन कितने यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। कि जैसे कि टेली डेंसिटी क्या होता है, घनत्व होता है ना, कि 1000 लोगों पर मतलब 1000 इतने किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं। वैसे ही टेली डेंसिटी होता है कि भाई 100 लोगों में से कितने लोगों के पास में फ़ोन है ना। तो ये करेगा कौन? ऑफकोर्स वही करेगा जो भारत में टेलीफोन की व्यवस्था संभालेगा। वो कौन संभालता है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम ट्राई भी बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो उसके द्वारा यह सर्वे किया जाता है। तो दोस्तों हमें पूरे भारत की बात से ज़्यादा सबसे ज़्यादा राजस्थान की बातों पे ध्यान देना है। तो राजस्थान में जनवरी 2019 में टेलीफोन कनेक्शन प्रति 100 व्यक्तियों पर 88.77 था। मतलब 100 में से हमारे यहाँ पे 88.77 लोगों के पास में टेलीफोन कनेक्शन था, चाहे वो मोबाइल हो या फिर लैंडलाइन हो। लेकिन अब यह घटकर 83.61 हो गया है। और देखिए दोस्तों, अजीब सी बात है ना, वैसे तो मोबाइल वगैरह बढ़ रहे हैं तो यह बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पे टेलीफोन कनेक्शन घनत्व बढ़ गया है, घट गया है। अर्थात 100 में से केवल 3 लोग ही मोबाइल टेलीफोन, मतलब 83 लोग ही, 83.61 लोग ही, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया कि अब जो है 100 में से केवल 83.61% लोग ही मोबाइल और टेलीफोन की सुविधा से जुड़े हुए हैं। तो यह राजस्थान की बात है कि पहले लगभग आप बोल दोगे 88% लोग टेलीफोन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब कितने लोग कर रहे हैं? अब कर रहे हैं 83% लोग, है ना। देश में टेली डेंसिटी का प्रतिशत 87 है। अब राजस्थान की तो बात कर ली, राजस्थान में कितना है इस साल? 83। देश में है दोस्तों 87% तथा राजस्थान में है 83। तो यह आंकड़ा देश के मुकाबले 3.65% कम है अपने यहाँ पे, है ना। राजस्थान के मुकाबले 3.65% कम लोग टेली डेंसिटी मतलब टेलीफोन का उपयोग राजस्थान में कर रहे हैं। राजस्थान का 19 राज्यों में 13वां स्थान है। दोस्तों यह है जो टेली डेंसिटी सर्वे है, भारत के टोटल 19 राज्यों में किया जाता है, और इन 19 राज्यों में से राजस्थान के स्थान की बात करें तो 13th है। राज्य में टेली डेंसिटी घनत्व कम होने से ट्राई ने 2 कारण बताए हैं। कम होने के ट्राई ने 2 कारण बताए हैं। एक तो जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है, पड़ी नहीं है, यहाँ बढ़ी है उस हिसाब से कनेक्शनों की संख्या नहीं बढ़ी, है ना। और दूसरा कि उपभोक्ता के 2 मोबाइल कनेक्शन लेने की संख्या में भी कमी आई है। पहले क्या था दोस्तों, सबके पास 2 ड्यूल सिम थी, मतलब, है ना। अब ये ड्यूल सिम वाली टेंडेंसी भी थोड़ी कम हुई है। और दूसरा क्या हुआ है दोस्तों, दूसरा ये हुआ है कि जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या ने ग्रोथ की है उस हिसाब से कनेक्शंस ने ग्रोथ नहीं की। मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई और उतने ज़्यादा मोबाइल या टेलीफोन खरीदे नहीं गए, है ना। तो 2 रीज़न्स इसके बताए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में थोड़ा सा इसका उल्टा हुआ है। हमेशा टेली डेंसिटी बढ़ती है लेकिन राजस्थान में घटी है। और क्यों घटी है, फिर भारत में कितनी है, फिर भारत के मुकाबले राजस्थान में कितनी है, ये सारे डेटाज आपको याद रखनी जरूरी है। 19 राज्यों में सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी की बात करें तो दिल्ली में है दोस्तों 277.27। मतलब 100 लोगों में 277 लोगों के पास में फ़ोन है। मतलब एक घर में लैंडलाइन भी होगा, मोबाइल भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज दोस्तों वो राजधानी है और वहाँ ज़्यादातर पढ़े लिखे और संपन्न लोग ही रहते हैं। तो ये होना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे देखते हैं तो दूसरे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश, जहाँ 151 लोगों के 151% के पास में फ़ोन है, और केरल में 129% के पास में फ़ोन है। ठीक है, तो ये सब हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें आपको ऐसे कोई नहीं पूछने वाला टेली डेंसिटी राजस्थान में कितनी है। हो सकता है प्री में पूछ ले, मेंस में तो कोई नहीं पूछने वाला। तो ये चीज़ें आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? देखिए ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि राजस्थान में शिक्षा देखिए आप, है ना। तो शिक्षा देखिए, कोरोना में क्या हुआ है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है, या फिर कोरोना का इफेक्ट देख लीजिए, ऑनलाइन हुई है ना सारी चीज़ें। तो आप कह दोगे कि यार मोबाइल तो आजकल सबके पास है, फिर ऑनलाइन चीज़ों में क्या दिक्कत
दिक्कत आई है, राजस्थान क्यों इतना आगे नहीं बढ़ा। और शिक्षा तो ऑनलाइन हो ही गई ना, तो फिर राजस्थान में क्यों आप कह रहे हो कि सर शिक्षा में थोड़ी सी कमी आई होगी कोरोना की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि सर टेली डेंसिटी देखें हम राजस्थान की तो मात्र 83% है। 83% है तो मतलब 83 लोगों के पास ही फ़ोन है ना। अभी तो इतने लोगों के पास तो फ़ोन ही नहीं है, तो सर उनके पास अगर फ़ोन ही नहीं है तो फिर वो कैसे यूज़ करेंगे, है ना, मतलब कैसे पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, अगर वो 83 लोग जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से कितने लोगों के पास स्मार्टफ़ोन होगा, ये भी तो नहीं बताना कि कितने लोगों के पास स्मार्टफ़ोन होगा, है ना। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ऐसे सर्वे जो होते हैं इनके डेटास का उपयोग हम कर सकते हैं शिक्षा में, हम कर सकते हैं डिजिटल कि राजस्थान कितना डिजिटली आगे बढ़ा है। तो हम यहाँ ये टेली डेंसिटी सर्वे का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई राजस्थान में टेली डेंसिटी सर्वे में तो राजस्थान में तो उल्टे कमी आई है, बढ़ोतरी तो हुई ही नहीं है, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये सर्वे, ये रिपोर्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे चले अब। ओलंपिक में दोस्तों आज के शायद ये पत्रिका की न्यूज़ है, पत्रिका में एक न्यूज़ आई थी कि ओलंपिक पदक में सबसे करीब, मतलब ओलंपिक जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना है वह कौन कौन से खिलाड़ियों की है। तो उसमें 4 मुख्य खिलाड़ियों के नाम दिए थे। तो दोस्तों क्योंकि हमारे मेंस में स्पोर्ट्स है तो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर किसी ने ओलंपिक जीत लिया तो महत्वपूर्ण है, वरना बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बहुत से खिलाड़ी पढ़े थे, हम लोगों ने कम से कम भी 70-80 खिलाड़ी याद किए थे, है ना। तो आप लोगों को भी पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे लगा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिन लोगों की हॉबी है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, है ना, अब ओलंपिक शुरू होने वाले हैं और इंटरव्यू भी शुरू होने वाले हैं, तो दोस्तों उनसे पूछा जा सकता है, अच्छा आप ये बताइए कि आपको क्या उम्मीदें हैं कि हमारे ओलंपिक में कौन सा खिलाड़ी है ना पदक जीत के लाएगा, आप ये बताइए। चलो 4 खिलाड़ियों के नाम बता दीजिए। ऐसी बातें इंटरव्यू में ऐसे पूछ ली जाएंगी, है ना, जनरली। तो आपको पता ही नहीं होगा। अब देखो जैसे मेरा गेम्स में कम इंटरेस्ट है तो मेरे को ऐसे तो पता ही नहीं होगा ना, लेकिन अपन को तैयारी तो हर फील्ड की करनी पड़ेगी। हम ऐसा थोड़ी कह देंगे कि सर मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुझे पता नहीं है ना। तो हमें थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने ये 4 खिलाड़ियों के नाम आपके साथ शेयर करे हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप भी बता सकें। सबसे पहले दोस्तों पीवी संधू है, जिसे आप सब लोग जानते होंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक जब हुए थे तो इसमें उन्होंने रजत पदक जीता था। तो पिछले ओलंपिक में जब रजत पदक जीता तो इस बार हम गोल्ड मेडल की उम्मीद तो कर ही सकते हैं, है ना। तो पीवी संधू बैडमिंटन खिलाड़ी 2016 में रजत पदक जीता था। तो पहली तो ये। दूसरा दोस्तों बजरंग पूनिया जी हैं जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं और विश्व चैम्पियनशिप, जो विश्व चैम्पियनशिप होती है जैसे कॉमनवेल्थ हो गया, है ना, ओलंपिक्स हो गया और भी कई तरह के खेल होते हैं, इसमें 3 पदक जीत चुके हैं और फिलहाल ये रूस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इनसे भी देश को बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार ये ओलंपिक लेके आएंगे। कुश्ती खिलाड़ी हैं हमारे बजरंग पूनिया जी। ठीक है। तीसरे खिलाड़ी हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्या करते हैं, भाला फेंक खिलाड़ी है ना। 23 वर्षीय नीरज कॉमनवेल्थ में एशियन गेम्स में पदक जीतने के पश्चात पहली बार ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं। इन्होंने दोस्तों एशियन गेम्स में पदक जीता था और पहली बार यह ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे हैं। इनके नाम पे दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने एशियन गेम्स में जो भाला फेंका था वो 88.7 सेकेंड में भाला फेंका था। मतलब 88.7 सेकेंड नहीं है, यहाँ 7 मीटर दूर है शायद, हाँ मीटर है यहाँ पे, मीटर दूर, है ना। इतनी लंबाई में भाला फेंका था जो आज तक का रिकॉर्ड है। आज तक इससे पहले इन्होंने, मतलब किसी ने नहीं फेंका, है ना। तो ये इनके नाम से एक रिकॉर्ड भी है। तो जिस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हो ओलंपिक्स में जाने से पहले ही, और हैं भी मात्र 23 वर्ष के ही, तो उनसे उम्मीदें तो बन ही जाती हैं। तो इनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं देश को कि ये भी जीत के लाएंगे पदक। और एक दोस्तों MC मैरी कॉम जी हैं जो 38 ईयर्स की हो चुकी हैं, लेकिन उनका जज्बा सलाम करने लायक है। 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक को जीत चुकी हैं और अभी तक भी ओलंपिक्स क्वालिफाई कर रही हैं और लगातार खेल में बनी हुई हैं। तो उनसे भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो भी खेल में इस बार पदक लेके आएंगी। ठीक है। तो ये 4 खिलाड़ी हैं दोस्तों। अब आप लोग ये बताइएगा, आप लोगों को इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा खिलाड़ी पसंद है, किससे उम्मीदें हैं। मुझे तो इनमें से नीरज चोपड़ा बहुत पसंद है। नीरज चोपड़ा के मैंने देखे हैं, मतलब बहुत सारे गेम्स देखे हैं। तो उस टाइम एशियन गेम्स में देखा था मैंने इनको, तो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हैं। इनका जोश जो है देखने लायक होता है। तो आप भी देखिएगा कि कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।
एक दोस्तों ऑपरेशन पेंजिया 14th है। तो ऑपरेशन पेंजिया 14th क्या है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना दवाई कोरोना वैक्सीन्स चर्चा में है, इसलिए ऑपरेशन 14th चर्चा में है ना। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में कि ऑपरेशन 14th होता क्या है। तो नकली और अवैध दवाओं को रोकने और अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन पेंजिया 14th के तहत रिकॉर्ड संख्या में नकली ऑनलाइन फार्मेसी को बंद कर दिया गया। दोस्तों एक करता क्या है, जो भी नकली और अवैध दवाएं होती हैं उनको रोकने का, जो गलत तरीके से नकली और अवैध दवाएं बेचते हैं उनको रोकने का कार्य करता है। और फिलहाल दोस्तों एक साथ बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन फार्मेसी थी जो नकली दवाइयाँ बेच रही थी उन पे। और ये दोस्तों एक विश्व स्तरीय संस्था है, विश्व स्तर पर काम करता है ऑपरेशन पेंजिया 14th है ना। तो इसने विश्व स्तर की बहुत सारी संस्थाओं को, मतलब ऑनलाइन फार्मेसीज़ को एक साथ बंद कर दिया है। इंटरपोल ने इसका सहयोग किया दोस्तों। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस होती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऐसे कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों ये ही काम करती है। जब विश्व स्तर पर पुलिस की ज़रूरत होती है ना, तो इंटरपोल ही सामने आता है। जैसे कि अभी हमारे मेहुल चोकसी को पकड़ने में भी इंटरपोल ने ही उनके खिलाफ में येलो नोटिस आई थिंक जारी किया था। तो इस तरह के काम में इंटरपोल, जब विश्व पुलिस की ज़रूरत होती है कि विश्व में सभी देशों में कोई अभियान चला रहा है, तो इंटरपोल आगे आता है। ठीक है, तो इंटरपोल द्वारा समन्वित इस ऑपरेशन में 92 देशों की पुलिस, सीमा शुल्क, स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरणों ने भाग लिया था। तो किस किस ने भाग लिया था दोस्तों? 92 देशों की पुलिस ने, सीमा शुल्कों ने, स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरणों ने इसमें भाग लिया था। इसके परिणाम स्वरूप वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.3 लाख वेब लिंक्स को बंद कर दिया गया। फिलहाल कितने वेब लिंक्स को बंद किया है? 1.3 लाख को। वर्ष 2008 में शुरू किए गए पहले ऑपरेशन पेंजिया के बाद इसका इस प्रकार की यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी। 2008 में दोस्तों ऑपरेशन पेंजिया प्रारंभ किया गया था और 2008 के पश्चात यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी ऑपरेशन पेंजिया के तहत की गई। ठीक है, ऑपरेशन में भारतीय एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया था दोस्तों। भारत में भी इसने 3-4 वेब लिंक्स को बंद किया है जो नकली दवाइयाँ बेच रही थी। और हमारे यहाँ पे अगर इंटरपोल आएगी तो उसका सहयोग कौन करेगा दोस्तों? ये बात बहुत बार पूछी जाती है और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो पता भी होगा। हमारी जो CBI है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, जो देश में इंटरपोल के लिए नोडल इकाई है। मतलब इंटरपोल को हमारे देश की पुलिस से कोई भी सहायता लेनी होगी या फिर हमें इंटरपोल से सहायता लेनी होगी तो हमारी CBI ही कांटेक्ट करेगी। ठीक है, और इंटरपोल भी हमारी CBI से ही कांटेक्ट करेगा। इंटरपोल द्वारा समन्वय तो पढ़ ही लिया अपन ने। हाँ, अवैध दवाओं की ऑनलाइन बिक्री सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई थी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कोई मरीज़ है वो दवाओं के लिए बेचारे कितने कितने पैसे दे देते हैं। तो इस टाइम पे दोस्तों अवैध दवाएं बिक रही हैं, तो उस टाइम पे दोस्तों कौन काम आता है? उस टाइम पे मतलब दवाएँ भगवान जैसी होती हैं हमारे लिए। और उस टाइम पर अगर नकली दवाएँ हमें दे दी जाए तो आप सोच सकते हो क्या होता है। तो वह सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई थी और पेंजिया जैसे ऑपरेशन इस वैश्विक स्वास्थ्य के खतरे से निपटने में महत्वपूर्ण है। तो आपको दोस्तों बस इतना याद रखना है, ऑपरेशन पेंजिया किससे रिलेटेड है? अवैध दवाओं से रोकने के लिए। वर्तमान और कब शुरू हुआ था? 2008 में। वर्तमान में क्यों चर्चा में है? इसने एक साथ 1.5 लाख से भी ज़्यादा ऑनलाइन फार्मेसीज़ को बंद कर दिया है जो नकली दवाएँ बेच रही थी। इसमें भारत की भी कुछ फार्मेसी है। और इसके सहयोग कौन करता है? इसके सहयोग विश्व की विभिन्न जाँच एजेंसियाँ, स्वास्थ्य एजेंसियाँ और इंटरपोल करती है। भारत में इंटरपोल से कनेक्ट कौन करता है? CBI करता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें तो बहुत होंगी इस ऑपरेशन के लिए। एक दोस्तों ब्लू इकोनॉमी टर्म चर्चा में है। तो ब्लू इकोनॉमी होती क्या है और भारत में क्या क्या है? ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप IAS के इंटरव्यू फॉलो करते हो, देखते हो, दृष्टि के या फिर किसी के भी, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि लगभग हर दूसरे तीसरे बंदे से ब्लू इकोनॉमी पूछ लिया जाता है ना। तो दोस्तों समुद्री रास्तों, नए पुराने बंदरगाहों, समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही। मतलब समुद्री रास्तों पर खर्च किया जाए, नए पुराने बंदरगाह बनाए जाएं, पुराने बंदरगाहों का पुनर्निर्माण किया जाए और समुद्री सामरिक नीतियाँ बनाई जाएं और इनमें इन्वेस्ट किया जाए। फिर इसके तहत इकोनॉमिक हमारे ग्रोथ हो, हम पैसे कमाएं, तो वही ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। तो दोस्तों ये 3 लाइन की डेफिनेशन है, 1 लाइन की है वैसे तो आप लोग थोड़ा सा इसे याद कर सकते हो शुरू में समझाने के लिए, बाकी तो आप आगे एक्सप्लेन कर ही दोगे।
तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत में अब ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गहरे समुद्री मिशन को मंजूरी दी गई है। हमारे भी डीप सी मिशन को मंजूरी दी गई है दोस्तों ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए भी यह चर्चा में थी। इस पर करीब सरकार 4077 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। ये डेटा आप याद कर लेना, ऐसे कि ऐसे बहुत पूछे जाते हैं मेंस में और इंटरव्यू दोनों में पूछे जाते हैं, है ना। ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें, नई टर्म चर्चा में होते हैं ना, वो बहुत आती हैं एग्जाम्स में। तो लगभग 4077 करोड़ रुपए ब्लू इकोनॉमी के लिए खर्च करने की घोषणा सरकार ने की है। दरअसल दुनिया के जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 270 बिलियन डॉलर का है। दुनिया दोस्तों, हमारे इंडिया तो फिर भी अभी नया नया कूदा है। चाइना, अमेरिका, जापान जैसे देश ब्लू इकोनॉमी के जरिए बहुत पैसे कमा रहे हैं और दुनिया की टोटल जीडीपी की बात करें तो 270 बिलियन डॉलर केवल और केवल ब्लू इकोनॉमी से गेन करती है दुनिया। इसलिए अब भारत भी इस सेक्टर के जरिए आगे बढ़ने की तैयारी करना चाह रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में फैले समुद्र का वर्ल्ड जीडीपी में 5% योगदान है। समुद्र का योगदान कितना है जीडीपी में? 5% है। दरअसल भारत की तटीय सीमा काफ़ी लंबी है। हमको पता है हमारी तटीय सीमा बहुत लंबी है, मतलब नीचे का पूरा इंडिया तटीय ही है ना, मतलब समुद्र के किनारे ही है। साथ ही भारत हिंद महासागर में स्थित एक प्रमुख देश है और हिंद महासागर दोस्तों व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो ये तो दोस्तों बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये है हमारा नीचे वाला इंडिया और इधर तो दोस्तों अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये आपको पता ही है वैसे, है ना। तो यह स्थिति है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बजट में महासागरों के उपयोग की बात कही है, क्योंकि हमारे पास लंबी तटरेखा है। हम हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं, हमारे एक और अरब सागर है, एक और बंगाल की खाड़ी है, तो हम महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं, इसलिए हम अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं, है ना। इस सेक्टर में चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के देश पहले से काफ़ी आगे जा चुके हैं। चीन के लिए ब्लू इकोनॉमी, अगर दोस्तों हमारा पड़ोसी देश चाइना है और चाइना से टक्कर लेने के लिए हर एक क्षेत्र में उसे हमें टक्कर देना होगा, है ना। तो चाइना के थोड़ा सा देख लेते हैं चाइना के बारे में कि चीन के लिए ब्लू इकोनॉमी कोई नई बात नहीं है। चीन ने 11th 5 ईयर प्लान के तहत पहली बार ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र के रास्ते में कमाई में अपनी रुचि दिखाई थी, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में चीन के सामने कई चुनौतियां आई थी। जब चीन का जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी दोस्तों, उसमें ही उन्होंने बात कर ली थी। अब दोस्तों वहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और 12वें 5 ईयर प्लान में चीन ने इस पर स्पेंडिंग और बढ़ाई है। पहले जितने पैसे खर्च किए थे अब और भी ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है और आगे और भी इसे बढ़ा रही है। हालांकि चीन के सामने अभी भी कई सारी चुनौतियाँ हैं। उसका कोस्ट लाइन केवल 9000 में सिमटना है, मतलब उतना ही है उसकी तटीय सीमा 9000 किलोमीटर के आसपास। हालांकि इस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। वहीं चीन का कोस्ट लाइन नॉर्थ में उत्तर कोरिया बॉर्डर से घिरा हुआ और दक्षिण में वियतनाम बॉर्डर से घिरा हुआ है। उत्तर में दोस्तों चीन के उत्तर कोरिया बॉर्डर है और दक्षिण में वियतनाम बॉर्डर है ना। समुद्र से कमाई या फिर ब्लू इकोनॉमी पर जोर की बात करें तो चीन ने शुरुआत से ही अब तक इस पर काम किया। तो मतलब चीन के पास भी दोस्तों आपको पता है चीन का भी एक जो तट है, मतलब पूर्वी वाला तट है, वो पूरा वैसे कोस्ट लाइन वाला ही है। तो चीन के पास में इसकी अच्छी संभावनाएं हैं और चीन अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना से ही इस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो चीन इस क्षेत्र में हमसे काफ़ी आगे है। भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की बात करें तो चीन में ब्लू इकोनॉमी पर कई काम हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इस मोर्चे पर अभी कोई खास काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर भारत इस योजना पर सही अमल करे तो भारत अपने पड़ोसियों से काफ़ी आगे निकल सकता है, क्योंकि भारत के पास में दोस्तों कुल समुद्र तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अपनी टोटल समुद्र तटीय सीमा इतनी है ना, तो ये बहुत लंबी है दोस्तों। हम इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, है ना। समुद्र तट में मुख्य भूमि का विस्तार लगभग 6300 है, मतलब 6300 तो हमारे पास मुख्य भूमि है, बाकी तट व द्वीप वगैरह मिला के टोटल 7516 हमारी मुख्य भूमि है ना। द्वीप क्षेत्र में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का संयुक्त तटीय विस्तार 1216.6 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का विस्तार देखें तो दोस्तों वो 1216.6 किलोमीटर है। दरअसल भारत के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी का ड्राफ्ट भारत की इस विशाल समुद्री संसाधन को देखकर ही किया था। अब सरकार इस योजना को कार्यान्वित करके इस सेक्टर में अपने पड़ोसियों को मात दे सकता है। तो दोस्तों आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। अगर ब्लू इकोनॉमी में भारत के लिए संभावना है, इस पर मैं 100 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकती
सकती थी, फिर मुझे छोटे वाले क्वेश्चन मिले नहीं, इसलिए फिर मैंने इसको यहीं ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये 50 या 100 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ब्लू इकोनॉमी, है ना। और भारत के लिए संभावना पूछे तो आपको भी टोटल इसी तरह से लिखना है कि कुल हमारी समुद्री सीमा 7516 है, जिसमें मुख्य भूमि का विस्तार 6300 है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मिलाकर 1216 है। तो इन्हीं मतलब अच्छी चीज़ों को देखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया है। और भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमाओं से लगते हैं। हमारे 9 राज्यों की तटीय सीमाएं हैं, है ना। 199 ऐसे बंदरगाह हैं जहां हर साल करीब 1400 मिलियन टन का कारोबार केवल जहाज़ों से होता है। तो ये सारा डेटाज आपको ऐड करने हैं, और ये ऐड करोगे तो आप बता सकते हो कि भाई हम भी इस क्षेत्र में और ज़्यादा बंदरगाह बनाएं, मछली उत्पादन को बढ़ाएं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, तो हम भी इस क्षेत्र में चाइना को टक्कर दे सकते हैं। ऐसी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये एक एडिटोरियल आया था दोस्तों हिंदू में, मैंने वहाँ से लिया है, ठीक है। तो आई होप आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी अगर आपको इसका या किसी भी वीडियो का PDF चाहिए जो भी मैं लेके आती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मुझे कोई मेल करना चाहते हैं पर्सनल, कि आपको पर्सनल क्वेरी है जो आप कमेंट बॉक्स में सबके सामने नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे सजेशंस मांगते हैं, तो वैसे सजेशंस के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें ही लिखिएगा दोस्तों, फालतू बातें मत लिखिएगा, नहीं तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, आपको पता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।